हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते सब अच्छे ही होंगे। आज हम चैप्टर फर्स्ट बायोलॉजी में कुछ हमारा लास्ट पार्ट बचा हुआ था। पार्ट 1 2 3 मैंने कंप्लीट कर दिया था। ये पार्ट 4 में आज कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं, कंप्लीट कर लिए। इसके बाद हम चैप्टर 2 चलाएंगे। बायोलॉजी प्लेलिस्ट में हमारे सारे वीडियोज आपको मिलेंगे। लगातार आप बस लगातार जुड़े रहिएगा। जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए वो हमारे पास व्हाट्सअप करिएगा, मैं उनके लिए पीडीएफ भेज दूंगा। तो यहाँ पे इससे पहले हमने जो क्वेश्चन पढ़ाया हुआ था आपको, वो हमारे पास क्वेश्चन कह रहा था परागकोश यानी पुष्प की संरचना था। क्या था? आवर्त बीजी पुष्प की संरचना का सचित्र वर्णन था। ये हमने इससे पहले आपको वीडियो में पार्ट 3 में पढ़ाया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे हमने बताया था पुष्प व्रंत होता है, जो डंठल जहाँ से लगा रहे हैं इसको हम डंठल बोलते हैं हिंदी भाषा में, ठीक है। उसको तने से जोड़ने वाला डंठल होता है। फिर पुष्प बाहु होता है, जो पुष्प के विभिन्न भागों को आधार बनाता है, जहाँ से पुष्प शुरू होता है। फिर बाह्य दल पुंज होता है, दल पुंज होता है। ऐसे देखिए क्या होता है कि सबसे पहले ये हो गया डंठल, एरिया डंठल हो गया। फिर ये हमारा क्या हो गया? पुष्प बाहु हो गया। फिर बाह्य दल पुंज ये होते हैं कॉलेक्स, जो एक कली को जो है सुरक्षा प्रदान करते हैं, इनमें कली इन्हीं के अंदर बंद रहती है। फिर आते हैं दल पुंज, ये क्या करते हैं? परागण के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। रंगीन होते हैं, सुगंध युक्त होते हैं और बहुत ही चमकीले होते हैं, ठीक है। तीसरी बात क्या थी हमारे पास? फिर आता है तीसरा नंबर हमारे पास आता है पुंकेसर। ये पुंकेसर पुष्प भाग होता है, इसमें परागकोश अंदर होता है। ये पुतंतु कहलाते हैं, फिलामेंट कहलाते हैं। फिर आता है एक होता है बीच में स्टेमिना, जो वर्तिकाग्र कहते हैं, स्त्री केसर इसे कहा करते हैं, और इसी में अंडाशय लगा रहता है। ये पुष्प के सारे भाग आते हैं। जब भी पुष्प का चित्र आए तो आप यही चित्र बनाइएगा। पुष्प का जब भी चित्र अगर आपको बनाने के लिए आता है तो इससे पहले भी मैंने आपको वीडियो में बताया था, यही चित्र आप बनाइएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में है असंग जनन। क्या होता है? तो असंग जनन या अपबीजाणुकता, इसको क्या बोलते हैं? अपबीजाणुता कहते हैं या असंग जनन कहते हैं। किसे कहते हैं असंग जनन? देखिएगा कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें बिना निषेचन के बीज का निर्माण। अभी आपने अनिषेक फलन और अनिषेक जनन पढ़ा था। अनिषेक फलन में बिना निषेचन फल का निर्माण और अनिषेक जनन बिना निषेचन के बीज का निर्माण होता है। अनिषेक जनन, असंग जनन, अपबीजाणुता एक ही बात होती है। वहां पे भी मैंने बताया हुआ था शुरू में, और यहाँ भी बता दे रहे हैं कि बिना निषेचन के बीज का निर्माण ही अनिषेक जनन असंग जनन कहलाता है, जो लैंगिक प्रजनन का एक प्रकार होता है। लैंगिक प्रजनन का एक प्रकार होता है, लेकिन इसमें युग्मकों का संलयन। अच्छा, लैंगिक प्रजनन किसमें होता है? सेक्सुअल मानव में स्पर्म होता है, ओवाम होता है, दोनों का समेकन होता है। इससे क्या होता है? भ्रूण बनता है। इस निषेचन को हम बोलते हैं लैंगिक प्रजनन। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। लैंगिक प्रजनन तो होता है, लेकिन इसमें युग्मकों का XX और XY गुणसूत्रों का संलयन नहीं होता है। युग्मकों का संलयन नहीं होता है। जैसे कुछ पौधे, कौन, घास हो गया, नींबू हो गया, आदि के पौधे असंग जनन के माध्यम से बीज का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये होता है असंग जनन। आवर्त बीज असंग जनन प्रकार क्या होते हैं? एक होता है आवर्त बीज, आवर्ती असंग जनन, एक अनावर्ती। अगर असंग जनन बार बार हो रहा है, बिना अर्धसूत्री विभाजन के, बिना द्विगुणित अंड कोशिका के, बिना निषेचन के भ्रूण बना लेती है। जो आवर्ती असंग जनन होता है उसमें न ही अगुणित विभाजन होगा, न ही निषेचन होगा, न ही अर्धसूत्री विभाजन, ना ही द्विअगुणित अंड कोशिका के बिना निषेचन होगा, फिर भी भ्रूण का निर्माण हो जाएगा। इसमें क्या होगा? अनावर्ती में क्या होता है कि अगुणित भ्रूण कोश की किसी भी कोशिका से अगुणित भ्रूण बनता है। यहाँ अगुणित भ्रूण कोश तो होता है, लेकिन अगुणित ही भ्रूण भी बनता है। भ्रूण कोश की कोशिका से अगुणित भ्रूण बनता है, ठीक है। अगुणित कोशिका और अगुणित जब अंडाणु मिलता है तो क्या बनता है? बीज बनता है, ठीक है। अपस्थानिक बहुभ्रूणता, उसके बाद असंग जनन और अपस्थानिक बहुभ्रूणता। देखो ये क्या होता है? आवर्ती और फिर अपस्थानिक बहुभ्रूणता आपने पढ़ा हुआ था, जब बहुत ही अधिक मात्रा में भ्रूण, यानी भ्रूण कोश के चारों ओर स्थित बीजांड काय की कुछ कोशिकाएं, भ्रूण की जब भ्रूण कोश के चारों ओर जो बीजांडकाय की कोशिकाएं होती हैं, वही अगर कोशिकाएं भ्रूण के रूप में विकसित हो जाती हैं तो उसे हम अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं। जैसे नींबू के लिए होता है, सिस्टर्स वंश क्या होता है? नींबू है व आम में ऐसी भ्रूणता होती है। असंग जनन का महत्व क्या होता है? तो इसकी वजह से पौधों के लाभदायक गुणों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इससे संकर पौध फसलों को साल दर साल उगाया जा सकता है। असंग जनन से कुछ लाभ और भी होते हैं। नंबर 1 क्या? कि असंग जनन से ऐसी संततियां मिलती हैं जिनके गुण मात्र पौधे के समान होंगे। निषेचन तो नहीं होता, लेकिन फिर भी इनमें ऐसी संततियां मिल जाती हैं
हैं जिनके गुण मात्र पौधों के समान होते हैं। असंग जनन से संकर जातियां अपने विशिष्ट गुणों को बरकरार रखती हैं। यहाँ पे जो भी वर्ग इनके गुण होंगे, असंग जनन का ये हुआ मतलब बिना निषेचन के भ्रूण। आपने सुना होगा कि आपने देखा है कि गन्ना जब बोया जाता है, गन्ना रोपा जाता है, तो गन्ना की कलम काटी जाती है, कलम काट करके उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के बो देते हैं, तो उसको असंग जनन कहते हैं। गुलाब की कलम को काटते हैं, लगा देते हैं, असंग जनन कहते हैं। नींबू को ऐसे काट करके आप नींबू की डाल को तोड़ लगा दीजिए, उसमें भी जड़ आ जाती, तो ये असंग जनन होता है, यही कहा जाता है। ठीक है, आम के पौधे, आम की कलम, जो कलमी आम आप लेके आते हैं, कलमी इसलिए शब्द उसका होता है, तो कलम काट के लगाई जाती है। क्या किया जाता है, आम के पौधों में कलम लगा दी जाती है, और वो भी हमारा एक असंग जनन का उदाहरण हो जाता है। ठीक है, तो ये असंग जनन का मतलब होता है कलम लगाना। आप कृत्रिम जनन कह सकते हो, असंग जनन। ठीक है, जैसे क्या होगा, आम की कलम, असंग जनन का उदाहरण क्या होता है, कलम लगाना होता है। छोटे छोटे पौधे जो होते हैं, इनको काट के इनसे कलम लगा दी जाए, इसी को असंग जनन कहते हैं। ठीक है, देखो क्या होता है असंग जनन, थोड़ा मैं आपको चित्र के माध्यम से भी थोड़ा समझा देता हूं। यहां पे देखिएगा, इस तरीके से पौधे की कलम लगाई जाती है। यहाँ पे मैं आपको भी दिखा रहा हूं, ये रहा। कोई दूसरा पौधा होता है, पता चलता है आम सुंदर बढ़िया आम नहीं है, तो उसके पेड़ को काट दिया जाता है, इसको कहते हैं कलम लगाना। अब क्या किया जाएगा कि वो इस तरीके से एक पौधा तो जड़ से लेते हैं, एक पौधे को वो जड़ से लेते हैं, यहाँ से कोई भी पौधा है आम का, बेकार आम है, और ये कलमी आम की एक डाल को उन्होंने काट लिया, बढ़िया जो सुंदर बड़े बड़े आम आ रहे, तो वो डाल उन्होंने काट ली, और उसको इस तरीके से रोप करके यहाँ पे ऑक्सीजन हार्मोन लगा देते हैं, और उसको चिपका देते हैं। बांधने के बाद स्वतः ऐसे चिपक जाएगा, और इस तरीके का पौधा बन जाएगा, जिसमें बहुत जल्दी फूल फल का भी निर्माण होने लगता है। इसी को असंग जनन कहते हैं, या अपबीजाणुकता कहते हैं। ठीक है, तो असंग जनन का मतलब आप समझ गए होंगे। असंग जनन का मतलब होता है बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण, अपने आप ही भ्रूण का निर्माण हो जाएगा, बीज का निर्माण हो जाएगा, तो इसी को असंग जनन कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असंग जनन के बाद है कि असंग जनन से क्या होता है, तो इसमें बताइए, मात्र पौधे के समान इनके गुण रहेंगे, क्योंकि कुछ बदलाव ही नहीं किया गया, संकर का हुआ नहीं है। ठीक है, संकर जातियां विशिष्ट गुणों को बरकरार रखती हैं। असंग जनन से संकर बीजों को साल दर साल उगाया जा सकता है। हाँ, एक बार बीज बन गए, साल दर साल उगते रहते हैं। असंग जनन से संकर बीजों की जरूरत कम हो जाती है। भाई, जब एक बीज लगातार चलता रहेगा तो फिर बीजों की जरूरत कम हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आवर्त बीजी पौधों में नर युग्मकोद्भिद का वर्णन करना है। नर युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद क्या होता है, आपको मैं बता चुका हूं इससे पहले। आपने परागण पढ़ा हुआ है, आपने क्या पढ़ा है, परागण। परागण में क्या होता है, नर युग्मकोद्भिद होता है। देखो, पुष्प की संरचना आपने पढ़ी है, ये चित्र आपने देखा हुआ है, बढ़िया वाला चित्र आपको दिखाते हैं। आजा भाई, सुंदर वाला परागण में था वो, ये रहा, ये भी अच्छा है। तो देखो, आपको पुष्प की संरचना दिखा रहा है, यहां आप देखिएगा, हिंदी में दिखाएं, हिंदी में दिखाते हैं। देखिए, ये प्रोसेस होता है। अब आप कोई आपसे कहे कि इसमें नर युग्मकोद्भिद कहाँ है, तो मैं आपको नर युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद टोटल डिटेल दे रहा हूं। बताइए मुझे, यहाँ पे देखिए, चित्र आपको साफ दिख रहा होगा। तो ये जो खंड होते हैं, ये नर युग्मकोद्भिद, नर युग्मक धन उद्भिद। नर युग्मकोद्भिद का फुल फॉर्म नर धन युग्मक धन उद्भिद। नर युग्मक कौन होता है, परागकण होते हैं, और उद्भिद किसमें होती है, परागकोश में होती है, तो परागकोश को नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। और मादा युग्मकोद्भिद क्या होता है, अंडाणु, ये होता है अंडाशय, यहाँ पे अंडाणु बनता है, तो इसको मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। और इसका मेन पार्ट होता है ओवेरी होता है, वर्तिकाग्र होता है। ठीक है, वर्तिका, इसका नाम होता है वर्तिका, वर्तिकाग्र, वर्तिका, और ये अंडाशय होता है। ठीक है, तो नर युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद कभी भी आ जाता है, तो आप याद रखिएगा, आपको यही चित्र बनाना है, पुष्प बना दीजिएगा, इसी में नर और मादा आ जाएंगे। ये वाला नर होता है, वो मादा युग्मकोद्भिद होता है। तो देखिए क्या होता है नर युग्मकोद्भिद, अब आपको थोड़ा बता देते डिटेल में, हालांकि आपने देख तो लिया ही है। आवर्त बीजी पौधों में नर युग्मकोद्भिद परागकण या लघु बीजाणु
को कहा जाता है। इसी को हम लघु बीजाणु भी कहते हैं और यही युग्मकोद्भिद परागकण होते हैं। परागकण को ही नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। परागकण जो लगते हैं नारद पुरुष पुमंग पुरुष जो होते हैं, ठीक है, और इन्हीं को लघु बीजाणु कहा जाता है। गुरु बीजाणु क्या होता है? जो मादा युग्मकोद्भिद होता है उसको गुरु बीजाणु कहते हैं। आप बताइए स्पर्म की संरचना ओवाम से बड़ी है? नहीं है, ओवाम बड़ा होता है। तो ओवाम बड़ा है तो गुरु बीजाणु। मादा युग्मकोद्भिद कैसा? बड़ा होता है, गुरु बीजाणु हो गया। नर युग्मकोद्भिद छोटा होता है तो उसको लघु बीजाणु कहते हैं। क्या ये शब्द आपको याद रहेंगे? डिक्शनरी बना लीजिए माइंड में इसकी, ठीक है। तो क्या होता है कि जो पुंकेसर के पराग कोष में विकसित होते हैं। कहाँ होते हैं? पराग कोष में। मैंने आपको अभी दिखाए हैं, ठीक है। इसका विकास कैसे होता है? तो आवर्तबीजी पौधों में नर युग्मकोद्भिद का विकास पुंकेसर के पराग कोष में होता है। इसमें परागकण प्रथम कोशिका होती है। परागकण कौन होती है? पहली कोशिका परागकण होती है जो बाह्यचोल और अंतःचोल से घिरा रहता है। इसी को परागण लघु बीजाणु से विकसित होते हैं। किससे? अभी मैंने आपको बताया इनको लघु बीजाणु भी नहीं कहा जाता है, जो पराग कोष के भीतर बनते हैं। परागण जो होते हैं वही लघु बीजाणु से बनते हैं और यही परागकण के पराग कोष के भीतर रहते हैं। पराग कोष के भीतर क्या होता है? यंत्र के भीतर मैंने अभी चित्र आपको दिखाया था। तो इसके भीतर क्या होता है? छोटे छोटे लघु बीजाणु होते, परागकण होते हैं। इस वाले यंत्र के भीतर छोटी, इसके अंदर के भीतर क्या होता है? छोटे छोटे परागकण होते हैं परागकोश के भीतर, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर इन्होंने क्या कहा है? अगला इन्होंने बताया है, देखिए जरा, तो इसको आप बना के भी लिख सकते हैं। संरचना क्या होगी? नंबर एक, परागण की संरचना क्या होगी? इसमें दो कोशिकाएं होती हैं, एक कायिक होती है, एक जनन कोशिका होती है। जो परागकण होता है, जो परागकण होता है, उसमें दो कोशिकाएं होती है, कायिक कोशिका होती है, एक जनन कोशिका होती है। नर युग्मकों का निर्माण कैसे होता है? जनन कोशिका जो होती है उसी से दो नर युग्मक बनते हैं, दो शुक्राणु बनते हैं। बिल्कुल सेम प्रोसेस है मानव की तरह। नर कोशिका, नर युग्मक से ही, जनन कोशिका से ही क्या बनता है? एक्स और एक्स वाई गुणसूत्र विकास होता है। तो ठीक वैसे यहाँ पे भी दो नर शुक्राणु बनते हैं, ठीक है। परागण की भित्ति कैसी होती? दो परतों से बनी होती है, जिसे बाह्यचोल कहते हैं। ये परागण होता है। देखिए इसका चित्र है, जब यही नर युग्मकों को ले जाते हैं, परागण जो होते हैं नर युग्मकों को ले जाते हैं जो निषेचन के लिए आवश्यक होते हैं। ये होता है इसका चित्र इस टाइप से। अब क्या होगा देखना जरा एक बार, समझिएगा कि इसमें क्या होता है? दो दो भित्तियां होती है, एक बाह्य होती है, एक अंता होती है। एक्साइन बाह्य होती है और इंटाइन अंता होती है। ये एरिया जो होता है ये इंटाइन कहलाता है, इंटाइन। अंतः परत कहलाती है ये वाली एरिया, और ये वाली एरिया बाह्य खंड कहलाती है। इसको एक्साइन बोलते हैं, इंटाइन बोलते हैं। बहुत सरल है संरचना। ऐसे आप बना दीजिए, चित्र टाइप का एक बना देना ऐसे, एक्साइन इंटाइन हो गया। बीच में क्या करिएगा? एक ऐसे से बॉकल्स डाल दीजिएगा ऐसे। ये परागकण यहाँ पे स्थित, ये सारे क्या है? परागकण होते हैं। इनको जेनरेटिव सेल्स कहते हैं। पराग कोशिकाएं होती हैं, जेनरेटिव सेल्स कहते हैं। ये ट्यूब न्यूक्लियस होते हैं, इन दोनों का नाम ट्यूब न्यूक्लियस होता है। तो ये तरीका, इससे ये बाहरी खंड इसका है और ये हमारा परागण बना हुआ है। ये पूरा एक परागकण का चित्र है। इसी में दो नर युग्मक होते हैं, मेल गैमेट होते हैं। ये परागकण जो मधुमक्खी परागकण वगैरह मैंने आपको बताए हुए थे, परागकण मैंने आपको दिखाए भी थे। देखो क्या था? परागण संरचना, पुष्प में परागण। देखिए अभी मैं आपको तो दिखा रहा हूं, मैंने ये चित्र दिखा था, बहुत सरल था। मधुमक्खी लेके जा रही थी, पुष्प में परागण। जब आप चित्र देख लेते हैं तो फिर वो कंप्लीट हो जाता है माइंड में, माइंड सेटअप हो जाता है उससे। फिर आपको बिल्कुल तनाव नहीं होता है, चित्र आप बेहतर जो है समझ भी जाते हैं, सवाल आपको बेहतर समझ में आ जाता है। तो ये होता है जो परागकण मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। बहुत सुंदर सा चित्र था मेरे पास, ये रहा। देखिए जरा परागकण क्या होते, मैंने आपको ये चित्र दिखाया हुआ था, फिर वही दिखाने जा रहा हूँ आपको। कई बार मैं ये चित्र इसका उपयोग कर चुका हूँ क्योंकि बहुत सुंदर लगा मुझे चित्र। सबसे क्लियर चित्र यही स्पष्ट आता है। देखिए जरा समझिएगा इसको। तो देखिए क्या होता है कि ये मधुमक्खी जो परागकणों को लेके जा रही है, ये मधुमक्खी जो परागकणों को लेके जा रही है, ये परागकण इस टाइप के नहीं है। इन परागकणों की संरचना ऐसे होती है, ऐसे होती है, और यही वाले बाह्य संरचना होती है, यहीं पे अंतः संरचना होती, इसी में यही होते हैं। और यहाँ पे दो परागकण या क्या होते हैं, नर युग्मक लगे रहते हैं। तो ये छोटे छोटे गोल गोल परागकण जो दिख रहे हैं मधुमक्खी के द्वारा ले जाए जा रहे हैं, ये परागकण इस टाइप का संरचना होती है। यही नर युग्मक का चित्र था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखो यही मैं आपको दिखा रहा हूं, क्या था?
परागकण की संरचना कैसी होती है, आप चित्र को देख चुके, आप यही चित्र बनाएगा जब परागकण की संरचना आ जाए। शुक्राणु स्पर्म की संरचना तो आप जानते हैं, पहले टॉपिक में, दूसरे टॉपिक में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये होता है परागकण। परागकण कैसे होता है, इस टाइप का होता है, ये परागकण है, परागकण की संरचना है। यहीं पे ये देखो दो मेल गैमेट होते हैं, ट्यूब न्यूक्लियस होता है इस टाइप का, ये ट्यूब न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, और ये यहाँ पे एक एक्साइन होता है, एक इंटाइन होता है, ठीक है। तो इस तरीके का आपको चित्र बनाना पड़ेगा नरयुग्मक में। अगला प्रश्न है प्रारूपी बीजांड। प्रारूपी बीजांड सेम यही प्रोसेस होता है, ठीक है। अनाट्रोपस का सचित्र वर्णन करना है। तो प्रारूपी बीजांड में बीजांड काय होता है, अध्यावरण होता है, भ्रूणकोश होता है, बीजांड व्रंत होता है, जो निषेचन के बाद बीज में विकसित होता है। प्रारूपी बीजांड में बहुत संरचनाएं होती हैं। क्या होता है, कई चीजें होती है इसमें, देखिएगा एक बार। तो देखिए क्या होता है प्रारूपी बीजांड, इसमें बीजांड का है, देखो प्रारूपी बीजांड, यहां से आपको मैं चित्र दिखा रहा हूं, चित्र के माध्यम से कोशिश करता हूं, बेहतर समझ में आएगा। आप लोग स्वतः पढ़ते हो, इतना आप नहीं देख पाएंगे, इसलिए मैं आपके लिए पूरी व्यवस्था करके लाता हूं। और जरूर पढ़ा करो, पूरा वीडियो सारे देखा करो, जरूरी है, नहीं तो फिर आप लोग फंस जाएंगे चक्कर में, नहीं समझ में आएगी बायो, लास्ट में कहेंगे सर जी समझ में नहीं आ रहा है। तो इसमें देखो डंठल से लेकर के सारी संरचना होती है। प्रारूपी बीजांड में क्या होता है, ये बाह्य संरचना होती है इस टाइप से, ये प्रारूपी बीजांड है। देखिए ये होता है प्रारूपी बीजांड, ऐसी संरचना आपको बनानी। प्रारूपी बीजांड जब आ जाए तो इस टाइप की आपको संरचना बनानी। इसमें एक क्या होता है, एक निभाग होता है, निभाग को इंग्लिश में चलाजा बोलते हैं। एक ये बाहरी संरचना निभाग होता है, ये ध्रुवीय, दो कैसे होते हैं, ध्रुवीय केंद्र को होती है। यही चित्र आप बनाएगा, रट लीजिए इसको, देखो एक बार माइंड में सेल्फी लीजिए चित्र की, बस यही चित्र आप बनाएगा, बेहतर चित्र है, ठीक है। दो क्या होते हैं, ध्रुवीय केंद्र को होते हैं। ये बाहरी संरचना भ्रूण कोश कहलाती है, इसी के अंदर अब भ्रूण कोश हो तो इसमें भ्रूण भी होगा। ये बीजांड द्वार होता है, ये बीजांड द्वार होता है। ये प्रतिमुखी कोशिकाएं कहलाती हैं, ये बीजांड काय, यही पूरी संरचना बीजांड काय कहलाती। प्रारूपी बीजांड इसी टाइप से आप चित्र बनाइएगा, ये बीजांड व्रंत होता है। अब यही आपको बताना है, इसमें एक बीजांड व्रंत होता है, बीजांड द्वार होता है, ध्रुवीय केंद्रक होता है, प्रतिमुखी कोशिकाएं, बीजांड काय और निभाग होता है, और इसमें भ्रूण कोश होता है जिसमें ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं। बस इतना आपको बता दीजिएगा, प्रारूपी बीजांड की संरचना कंप्लीट हो जाएगी। बस यही सब चीजें होती हैं जो आप चित्र में देखा करते हैं, यही सब चीजें आपको दिखाई देती हैं। तो देखो क्या होता है प्रारूपी बीजांड, एक बार इसको समझिएगा, अब समझ में आएगा। देखो प्रारूप, देखो वही बात है, भ्रूण कोश पाया जाता है, बीजांड काय होता है, बीजांड का बिल्कुल केंद्रीय भाग था, अभी मैंने आपको दिखाया था, बीज का बिल्कुल केंद्रीय वाला भाग होता है जो बीजांड के ऊतकों से बना होता है, ठीक है। दूसरी बात होती है भ्रूण कोश होता है, भ्रूण कोश के अंदर क्या क्या था, थैलीनुमा संरचना थी, मादा युग्मक था, इसी के अंदर अंडाणु होता है, जो अंडाणु संरचना बनी थी, केंद्र वाले केंद्रीय ध्रुव थे, वो मादा युग्मकोद्वी कहलाते हैं या मादा युग्मक कहलाते हैं, ठीक है। प्रारूप बीजांड में क्या क्या होता है, बीजांड काय होता है, अध्यावरण होता है, भ्रूणकोश होता है, बीजांड व्रंत होता है, और निषेचन के बाद यही पूरी संरचना किसमें बदल जाती है, बीज कोश, बीज में बदल जाती है, ठीक है। फिर बीजांड व्रंत भी होता है, या बीजांड को बीजांडासन से जोड़ता है, जो निचला भाग होता है बीजांड व्रंत बीजांडासन से जोड़ता है, ठीक है। बीजांड द्वार होता है, छोटा सा छिद्र होता है जिसे बीजांड द्वार कहते हैं, और इसी से पराग नलिका प्रवेश करती है, पराग नलिकाएं जो होती हैं वो इसी बीजांड द्वार से प्रवेश करती हैं, ठीक है। बीजांड का आधार भाग जहाँ पर अध्यावरण जुड़े रहते हैं उसी को चलाजा कहते हैं, निभाग कहते हैं, ये रहा चलाजा, चलाजा या निभाग ये आधार होता है। और इससे पहले क्या होता है, ये बीजांड व्रंत होता है, ध्रुवीय केंद्र को होता है, यही प्रतिमुखी कोशिकाएं पाई जाती हैं, सहायक कोशिकाएं होती हैं, बाह्य आंतरिक संरचना होती है, ये बीजांड द्वार होता है, बीजांड व्रंत होता है, इससे जुड़ा रहता है, ठीक है। तो ये पूरा संरचना है, शायद चित्र आपको स्पष्ट यहाँ नहीं दिख रहा होगा, तो चित्र आप यही वाला बनाइएगा, चित्र को आप ध्यान से एक बार देखिएगा और चित्र आप यही बनाएगा। प्रारूपी बीजांड का चित्र इससे अच्छा आपको नहीं मिलेगा, ये बेहतर चित्र है हमारा। अभी मैंने निकाल रखा था ये वाला चित्र, आप यही वाला चित्र बनाएगा, ये सबसे सरल भी है, और बस केवल इतनी संरचना आपको नोट भी करनी, ज्यादा इसमें नोट भी नहीं करना है, ये वाला।
ये दिख रहा होगा चित्र आपको, प्रारूपी बीजांड, बस इतना ही चित्र आपको बनाना है। यही संरचना केवल आपको बनानी है। इसमें बीजांड काय भी होगा, देखिए जरा ध्यान से, बीजांड काय भी है, निभाग है। निभाग कैसा है? प्रारूपी बीजांड के ऊपर एक छोटा सा भाग होता है, इसको निभाग कहा जाता है। बीजांड होता है जिसके अंदर केंद्रक को बीजाणु पड़ा रहता है, ठीक है, और ये छोटा सा केंद्र भाग होता है, इसी को बीजांड द्वार कहते हैं। और बीजांड बृंद होता है जिससे बीजांड जुड़ा रहता है। बस यही प्रोसेस आपको बनानी है, यही लिखना है, इसी के बारे में टोटल आपने पढ़ा था। प्रत्येक कॉलर हेडिंग डाल के लिख दीजिएगा, ठीक है। यही इन्होंने यहां बताया हुआ है। तो देखो क्या होता है, फिर इसके आगे हम चलते हैं। प्रारूपी बीजांड के बाद देखो क्या है मेरे पास, अगला भ्रूण कोष किसे कहते हैं। सुनिए, आपको हमने समझाया था भ्रूण कोष क्या होता है, भ्रूण कोष क्या होता है। पहले मैंने मटर की फली आपको दिखाई थी, देखो भ्रूण कोष क्या होता है। पर हम टोटल आपको इसीलिए चित्र दिखाते हैं कि आप बेहतर समझ सकें। देखो ये होती भ्रूणपोष की संरचना। भ्रूणपोष संरचना नहीं मिलेगा मटर, देखो क्या होता है भ्रूणकोष में आपको दिखा रहा हूँ। भ्रूणकोष और भ्रूणकोष में ये चित्र आपको दिखा चुका हूँ कई बार, मैंने आपको ये चित्र दिखाया, इसीलिए दिखाया ताकि आप इनके बारे में बेहतर जान सको। तो देखिए ये फली है, कोई भी फली अगर हम लेते हैं, ये फली है, और फली के अंदर क्या करते हैं, जब आप यहाँ पे दाने देखते हैं तो जो दाने लगे हुए हैं पूरी फली क्या कहलाएगी, ये भ्रूणकोष कहलाएगी। इसको आप क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे आप भ्रूणकोष। और भ्रूणकोष के बाद देखिए जरा, ये क्या है, ये भ्रूणकोष हो गया पूरा एरिया। लेकिन कभी कभी आप देखते हैं जब दाने बड़े नहीं बन पाते हैं तो यहाँ पे सफेद 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 चारों तरफ भाग लगा रहता है। तो जो सफेद भाग होता है वही भ्रूणपोष कहलाता है। यही है क्या करता है, इन दानों को पोषण प्रदान करता है। तो भ्रूणपोष किसे कहते हैं, यही आपको लिखना है। जो भोजन भ्रूण को पोषण प्रदान करे, बीजों को जो पोषण प्रदान करता है उसी को हम भ्रूणपोष कहते हैं। देखिए जरा क्या होता है भ्रूणपोष। कुछ पौधों के बीजों में खाद्य संग्रह के लिए विशेष प्रकार की रचना पाई जाती है, इसे भ्रूणपोष कहते हैं। कुछ पौधों में बीजों को खाद्य संरचना के लिए, खाद्य के लिए, भोजन के लिए विशेष संरचना होती है जिसे हम भ्रूणपोष कहते हैं। द्विनिषेचन में यह किसमें बनता है, त्रिसमेकन से बनता है, द्विगुणन से बनता है, ठीक है। द्विनिषेचन प्रक्रिया में तो एक नरयुग्मक होगा और द्वितीय केंद्रक से संलयन करेगा। एक नरयुग्मक जब प्राथमिक केंद्रक से संलयन करेगा तो भ्रूणकोष बनेगा, और द्वितीय केंद्रक से संलयन करेगा तो भ्रूणपोष बनेगा, ठीक है। तो इसके फलस्वरूप प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है जो त्रिगुणित तो होता है। कैसे होता है भाई, द्विनिषेचन है, एक द्वितीय केंद्रक है, एक नरयुग्मक, तीन हो गए, तो इसीलिए यह त्रिगुणित तो होता है। यह केंद्रक कई बार विभाजित होकर भ्रूणपोष का निर्माण करता है, ठीक है। क्या होता है, इसकी कोशिकाओं में खाद्य सामग्री रहती है, बाद में बता चुका हूँ। विकासशील भ्रूण के लिए पोषण के लिए आवश्यक होती है। नारियल और रेडी के भ्रूणपोष में खाद्य सामग्री को तेल के रूप में संरक्षित रखते हैं। जो नारियल का जो भ्रूणपोष होता है, गर्री जिसे आप खाते हैं, गर्री, तो गर्री पानी नहीं, इसके अंदर जो पानी होता है वो नहीं होता है, पानी तो भ्रूण बनाता है, ठीक है। जो गर्री होती है, हालांकि शुरुआत वहीं से होती है, कोई बात नहीं, बोल सकता पानी को। तो वहाँ पे जो गर्री जो आप खाते हैं भ्रूणपोष है। इसके पास में छोटा सा भ्रूण रहता है, और जब बढ़िया वातावरण मिलता है तो वही भ्रूण अंकुरण दे देता है, और ये नारियल जो होता है भोजन प्रदान करता है बीज को, ठीक है। तो क्या होता है विकासशील भ्रूण, यानी क्या, कैसे आप बोल सकते हैं। अब नारियल तो आप देखे ही हैं, सब लोग जानते हैं नारियल के बारे में, हालांकि नारियल का पौधा तो नहीं देखे होंगे। देखो इस तरीके से होता है नारियल का पौधा। कैसे होता है, इस टाइप का होता है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, कहीं पे मुझे मिल जाए बढ़िया सुंदर सा चित्र। ये नारियल है टोटल। अब इस टाइप का इसका अंकुरण होता है। देखो यहाँ से देखिएगा, नारियल जो होता है जो हम लोग खाते हैं, बस अगर इसी नारियल को अगर आप उगाएं तो ये इस तरीके से उगाया जाता है नारियल। देखिए इसका अंकुरण कैसे क्या होगा कि इसके अंदर जो सफेद जो गरी जैसा भरा, तो देखिए जरा क्या होता है,
यही प्राथमिक भ्रूणपोष किसके, इसके प्रकार क्या होते हैं, 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 होता है केंद्रकीय भ्रूणपोष, यानी केंद्रक का विभाजन केंद्रकीय होता है। इसमें केंद्रक का विभाजन कैसा होता है, केंद्रकीय होता है। विभाजन में केंद्रकों के बीच भित्तियां नहीं बनती, केंद्रक जब विभाजित होगा तो केंद्रकीय होगा और इसमें भित्तियां नहीं बनती हैं। अंतः कोशिका में भित्तियों के बनने के कारण से संपूर्ण भाग कोशिकीय हो जाता है, पूरा भाग ही कोशिकीय। जैसे नारियल का भ्रूणपोष होता है वो केंद्रकीय होता है, पूरा केंद्रक विभाजन होगा, कोई भित्ति नहीं, वो दीवार नहीं बनेगी, पूरा आपस में ही समाहित रहता है, ठीक है। दूसरा होता है कोशिकीय विभाजन, यहाँ प्राथमिक केंद्र के सभी विभाजनों के बाद कोशिका भित्ति यहाँ बनती रहती है और भ्रूण कोश प्रारंभ से ही कोशिकीय विभाजन होता है। कोई भी जैसे धतूरा है, पेट्रोनेरिया है, धतूरा का तो पेड़ आपने देखा है, तो धतूरे के पेड़ में क्या होता है, कोशिकीय भ्रूणपोष होता है, ठीक है। उस पेट्रोनेरिया में भी यही होता है, ठीक है। अगला है माध्यमिक भ्रूणपोष, इसमें केंद्र विभाजन के फलस्वरूप 2 कोशिकाएं बनती हैं, केवल 2 कोशिकाएं बनेगी और उनमें एक बड़ी और एक छोटी कोशिका होगी। बड़ी कोशिका माइक्रोपाइलर चैम्बर और छोटी कोशिका को चैलेंजर चैम्बर कहते हैं, ठीक है। माइक्रोपाइलर चैम्बर के केंद्र में विभाजन के फलस्वरूप भ्रूणपोष बनता है और यह एक बीजपत्री पौधों में हैलोबी समुदाय में पाया जाता है। जो हैलोबी समुदाय के जीव पौधे होते हैं उनमें सभी में यही वाला भ्रूणपोष केंद्रक पाया जाता है। तो इस तरीके से भ्रूणपोष केंद्रक बनाया जाता है। ये देखो स्त्री केसर लोमकाट हो गई, ये हेलोबियल के लिए चित्र बनाया गया। इस टाइप से आप चित्र बना दे। भ्रूणपोष के अंदर की बात आए तो आप क्या करिएगा, इस तरीके से चित्र बनाए। जो कुछ नहीं जानते तो आप मटर का पौधा बनाइएगा और उसमें जो है बीज डालिएगा, बीज में सफेद सफेद भाग बना दीजिए तो वो भी भ्रूणपोष हो जाएगा, ठीक है। इससे ये भी बन सकता है फली जैसा बना देना, बीच बीच में इस टाइप से कर देना, ठीक है। न्यूक्लियाई कर देना और ये क्या डेवलपिंग एम्ब्रियो कर देना, जाइगोट कर देना, ये वाला, ठीक है। बस हो गया भ्रूणपोष, ठीक है। तो या वो आपका बन जाएगा। स्त्री केसर के अनुलोम घाटी, ये प्रश्न हमारा ये दूसरा क्वेश्चन है। ये चित्र जो मैंने इसके साथ में दे रखा है ये चित्र दूसरा है और इसको साथ में समाहित इसलिए कर दिया है क्योंकि वो वहाँ पे जगह कम थी तो मैंने सोचा इसी में बना देते हैं। ये क्या होता है, स्त्री केसर के अनुलोम घाट है। स्त्री केसर का चित्र वर्णन करना है। पुंकेसर आप पढ़े हुए थे, पुंकेसर आप कौन सा पढ़े थे, पुंकेसर में आप ये वाला पढ़े हुए थे खंड, आप पढ़े थे उसका परागण, आप परागकण पढ़े हुए थे, उससे ऊपर वाले में था, ठीक है। और अब स्त्री केसर बात है। अब जो नहीं वर्तिका पढ़ते हैं, आप क्या क्या पढ़ते हैं बताओ। स्त्री केसर आपने कहाँ देखा है, देखो स्त्री केसर मैं आपको दिखा रहा हूँ। पुंकेसर क्या होता है, स्त्री केसर क्या होता है। पुष्प की संरचना देखिए जरा, कहीं है पुष्प, देखो ये होता है। पुंकेसर क्या होता है, स्त्री केसर क्या होता है, मैं आपको टोटल दिखा रहा हूँ। ये बढ़िया है, सुंदर है, हाँ ये भी सही है। देखो ये भाग है हमारा, पुष्प की संरचना है, ये देखिए इससे बढ़िया चित्र नहीं आप दिखाई देगा बस, ठीक है। तो देखो क्या होता है पुंकेसर, मैं आपको दिखा रहा हूँ। पुष्प की संरचना है, ये भाग, ये वाला जो होता है जहाँ पे ये परागकोश कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, परागकोश कहलाते हैं। और परागकोश यही यहाँ परागण इन पे रहते हैं, परागकण रहते हैं, ये परागकोश होते हैं टोटल। परागकोश में परागण होते हैं, इसको इसका नाम होता है पुंकेसर। इसका नाम क्या होता है, ये हमने बोल रखा है पुंकेसर। ये पूरा एरिया 3 भाग होते हैं, परागकोश, पुतंतु होता है, दल होता है। दल तो वो अलग बात हो गई, ठीक है। तो ये पुंकेसर कहलाता है, 2 भाग इसके हो गए, ठीक है। फिर होता है स्त्री केसर। ये जो वर्तिकाग्र बना होता है बड़ा सुंदर चमकीला अलग ही रूप होता है इसका और इसकी चमक अलग होती है, ठीक है। ये एरिया यहीं पे अंडाशय रहेगा, ठीक है। यहाँ पे अंडाशय रहेगा जहाँ पे बीज बनेगा और ये भाग अंडाशय हो गया, वर्तिका हो गई, वर्तिकाग्र हो गया, ये भाग इसका स्त्री केसर कहलाता। तो बस यही हमें बनाना है स्त्री केसर। वहाँ पे जो चित्र आपको फूल जैसा दिख रहा है वो जाएंगे इसी का था, स्त्री केसर का जाएंगे था। जो किस तरीके से होता है, तो ये धन गई स्त्री केसर कहाँ होता है, फूल में, किसी भी पौधे पुष्प में आप देख सकते हैं कि जो स्पेशल जैसे पुंकेसर जैसे होंगे उसके बीचों बीच में एक सुंदर सा चमकीला अलग से ही कुछ रूप देगा और ये होता है स्त्री केसर, ठीक है। तो स्त्री केसर में क्या होता है, देखिए यही आपको चित्र बनाया हुआ है। वहाँ पे जो चित्र बनाया गया है वो चित्र हमारा इसी लेवल का था। देखिए ये देखो कैलस जैसी संरचना दिख रही, पहले पुष्प व्रंत होगा, देखिए पुष्प व्रंत होगा, फिर ये अंडाशय हो गया, ये एरिया क्या है, अंडाशय हो गया। इसको यहाँ पे नर युग्मक आएगा, ये अंड समुच्चय पूरा एरिया हो गया, ठीक है। ये पूरा अंडाशय बोला गया, इसको अंडाशय कहा गया। ये इसी में होती है प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं, बीजांडकाय होता है। जो आप अब बताइए मुझे, आप जो यहाँ पे जो चित्र आप देख रहे हैं, आपने यही चित्र तो वहाँ बीजांडकाय में बनाया था। आपने अभी एक जो संरचना बनाई थी, ये वाली संरचना, कौन सी वाली संरचना थी, जो संरचना आप यहाँ देखा करते हैं। अब आप कभी भी आपसे कोई पूछे कि हमारा बीजांड काय क्या होता है, देखो ये वाला संरचना,
क्वेश्चन में थोड़ा टाइम तो ले रहा हूँ, लेकिन आपको एक एक चीज स्पष्ट कर दे रहा हूँ। ये वाली संरचना, आपसे अगर कोई कहता है कि मुझे ये बताइए, जो यहाँ पे प्रश्न है प्रारूपी बीजांड, तो ये कहाँ पाया जाता है? तो प्रारूपी बीजांड अंडाशय के अंदर की संरचना है। कहाँ की संरचना है? अंडाशय, जो वर्तिका होगी, वर्तिकाग्र होगा, यही वाला स्त्री केसर, और इसी के अंदर जो अंडाशय होता है, अंडाशय के अंदर की संरचना होती प्रारूपी बीजांड। देखिए, आप जो चीज यहाँ देखेंगे वही चीज मैं आपको वहां दिखाऊंगा। देखिए जरा, देखो बीजांड काय है, ये हमारी प्रतिमुखी कोशिकाएं, ध्रुवीय केंद्र का अंडकोश है, सहायक कोशिकाएं हैं, बाह्यांतरिक संरचना, ये पूरी संरचना हमारी किसकी होती है? अंडाशय की होती है। अब आप आइए अंडाशय में, देखिए वर्तिकाग्र में आइए, देखो वर्तिकाग्र में आप, बस यही है, ये देखो नरीगुमक हो गया, अंड समुच्चय हो गया, ध्रुवीय केंद्र, बताओ थे वहाँ पे ध्रुवीय केंद्र दो, और उसका भ्रूणकोश होता है, पूरा पूरा एरिया भ्रूणकोश होता है। ये प्रतिमुखी कोशिकाएं वहाँ पे थी। ये देखो, ये एरिया बीजांड काय कहलाता था, बीजांड काय कहलाता था, और इसी को प्रबीजाधार या चलाजा कहते हैं, निभाग कहते हैं, ठीक है। तो ये संरचना हमारे केंद्र किसकी थी? ये संरचना हमारी स्त्री केसर की थी। आप पूरी वर्तिकाग्र बनाइएगा, आप जब भी ये चित्र आए स्त्री केसर का, तो आप पूरा, तो पहले तो वर्तिका, वर्तिकाग्र ये सब बनाइएगा, अंडाशय बनाइएगा, अंडाशय के अंदर भर दीजिएगा, चला जाएगा वही वाली संरचना को भर दीजिएगा, प्रारूपी बीजाणु को, ठीक है। बस कंप्लीट हो जाएगा आपका चित्र। तो क्या होता है इसमें, देखो जायंग स्त्री केसर भी कहा जाता है, इसी को स्त्री केसर कहते हैं। पुष्प का मादा जनन अंग होता है, अंडप से मिलकर बना होता है, इसमें 3 भाग होते हैं, एक वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका होता है, अंडाशय, तीनों भाग मैंने बताया। जो ऊपरी संरचना होगी बड़ी सुंदर डिजाइनिंग संरचना होगी, ये वर्तिकाग्र हो गई, और ये वर्तिका हो गई, और यहाँ पे अंडाशय हो गया, ये अंडाशय होता है एरिया, ठीक है। इसी के अंदर प्रारूपी बीजांड रहता है। तो जायंग का चित्र क्या होता है? नंबर 1 अंडप होता है, जायंग की संरचनात्मक इकाई पूरी होती है, इसको अंडप कहते हैं। फिर अंडाशय क्या होता है? अंडप का आधार होता है, जहाँ बीजांड बनते हैं, बीजाणु बनते हैं, ठीक है, जो बाद में बीज में विकसित हो जाते हैं। फिर वर्तिका का बीच का भाग होता है, जो लंबी पतली संरचना नली होती है, उसी को अंडाशय वर्तिका को जो जोड़ती है, उस नली को वर्तिका कहते हैं। और वर्तिकाग्र क्या होता है? यह वर्तिका का शीर्ष भाग होता है, जहाँ परागण को प्राप्त करता है, यही परागण को प्राप्त करता है। तो ये हमारा टॉपिक ओवर हो गया, ये चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम चैप्टर 2 में चलेंगे। चैप्टर 2 हमारा ज़्यादा संवेदनशील है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं प्रयास यही करूँगा कि आपको बिल्कुल ओपनली पढ़ा सकूँ, बिल्कुल बेहतर तरीके से पढ़ा सकूँ। और आज के लिए जय हिंद।